अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 पार्ट नंबर 3। तो जो लेक्चर नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 और 2 हैं उसमें हमने अरिस्टोटल के लाइफ और वर्क को डिस्कस किया। हमने उसके ओरिजिन ऑफ स्टेट को डिस्कस किया, कौन से लोग जो हैं वो सिटीज़न हो सकते हैं, कौन से लोग जो हैं वो सिटीज़न नहीं हो सकते। स्लेव्स अगर सिटीज़न बन सकते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं, मींस के वो स्लेवरी को बाय लॉ अगर एबॉलिश किया जाए तब वो सिटीज़न बन सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं और लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था उसकी जो बेस्ट आइडियल स्टेट थी। तो वो जो बेस्ट आइडियल स्टेट थी उसने उसको किस तरह अचीव किया, मींस कि उसने कहा मतलब कि उसने 158 जो ग्रीक की सिटी स्टेट्स थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा और तब जो है वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि कौन सा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो लोगों के लिए बेहतर है। और हम इसी तरह एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उसका मतलब जो गोल्डन मीन है आज के लेक्चर में हम उसी तक ही पहुंचेंगे और डिस्कस करेंगे कि उसका जो गोल्डन मीन है वो क्या है। जिस तरह प्लेटो का एक जस्टिस सिस्टम था उस तरह एरिस्टोटल का एक गोल्डन मीन है। तो आज हम उसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। जो फर्स्ट के 2 लेक्चर्स थे उसमें हम बस आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सारी चीज़ें हैं जो गोल्डन मीन है उनको लेके चलते आ रहे हैं। तो अभी लास्ट में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको सेंस बनाना भी शुरू कर देंगी। तो अपने जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह जो है वो बेस्ट आइडियल स्टेट जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह लें। तो उसने क्या किया था आपको पता है कि 158 जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं इसने उनको एनालाइज किया और उसने डिवाइड किया था जो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको 6 फॉर्म्स में। कि जो 158 सिटी स्टेट हैं उनमें 6 तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन या जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रैक्टिस हो रही है। और इसने किन बेसिस पे किया था, जो 6 डिवीजन्स की थी वो 2 बेसिस पे उसने डिसाइड किया था। द फर्स्ट वन इज़ मतलब ये 2 बेसिस कौन से हैं जो मैंने आपको पहले बताया, रूल और हु रूल्ड। तो सबसे पहले क्या है, हु रूल्स, जहाँ पे एक लोग हैं, फ्यू लोग हैं और मैनी लोग हैं। अच्छा जी, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ इस तरह कि उसने 158 जो सिटी स्टेट हैं उसको एनालाइज किया तो उसने देखा वहाँ पर कितने किस्म के रूलर्स हैं। तो उसने देखा कि कहीं पे एक बंदा रूल कर रहा है पूरी सिटी स्टेट को, कहीं पे चंद लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं सिटी स्टेट्स को और कहीं पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रूल कर रहे हैं सिटी स्टेट्स को। तो हमने देखा कि एथेंस में, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एथेंस में क्या था, एथेंस में था जी मैनी लोग जो हैं वो रूल कर रहे थे क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। तो जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रूल कर रहे थे तो तमाम लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे और तमाम लोगों ने जो है मिल के सोक्रेटिस को जहर दिया। और कहीं जगह पे कम लोग थे और कहीं जगह पे एक आदमी था जो कि पूरी सिटी स्टेट को रूल कर रहा था, जिस तरह अलेक्जेंडर है वो एक था। अब ये जो रूल्स थे ना कि कहीं पे एक जगह बंदा जो है पूरे सिटी स्टेट को रूल कर रहा है, कहीं पे फ्यू लोग जो हैं वो सिटी स्टेट को रूल कर रहे हैं और कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सिटी स्टेट को रूल कर रहे हैं। तो ये तमाम जो लोग थे ये किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग जो हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, कुछ जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और कुछ जो हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। हम एथेंस की एग्जांपल दोबारा लेते हैं कि वहाँ पर मैनी लोग थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। तो वो लोग किस इंटरेस्ट पे काम कर रहे थे, वो कॉमन लोगों के इंटरेस्ट पे काम कर रहे थे। तो उन सब का यही मानना था ना कि जो सोक्रेटिस है वो हमारी जो यूथ है उसको सेडिशन पे उकसा रहा है, उनमें बगावत पैदा कर रहा है। तो ये क्या है, ये कॉमन पर्पज़ के लिए काम कर रहे थे, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम हो रहा था। अब इसी तरह जहाँ पे अलेक्जेंडर था तो अलेक्जेंडर किसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था, वो जाहिर है वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि उसने जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है या जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह की है। उसने 158 जो सिटी स्टेट्स हैं उनको विज़िट किया, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको कंपेयर किया और उसने उनको 6 फॉर्म्स में डिवाइड किया। वो 6 फॉर्म्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो 6 फॉर्म्स उसने किस बेस पे डिवाइड की
वो दो बेसिस पे डिवाइड की कि 158 सिटी स्टेट्स हैं और 158 सिटी स्टेट में तीन किस्म के रूलर्स हैं। एक जो कहीं पे एक बंदा काम कर रहा है, कहीं पे चंद बंदे जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं और कहीं पे बहुत सारे लोग जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम उसकी वो जो 6 फॉर्म्स हैं उनको देखते हैं। तो इसको जो है वो हमने डिवाइड किया है, जहाँ पर रूल बाय वन होगा, आपको पता है जहाँ पे एक बंदा काम करता है तो उस रूल को जो है हम मोनार्की कहते हैं। ठीक है, अभी आप सऊदीया की एग्जांपल ले लें, एक बंदा जो है वो पूरे सऊदीया पे रूल कर रहा है, MBS, तो सऊदीया को हम मोनार्की कहते हैं। और जहाँ पर एक बंदा रूल कर रहा हो, उसकी जो अच्छी फॉर्म है, जो नॉर्मल फॉर्म है, तो उसको हम मोनार्की कहते हैं। लेकिन जहाँ पर एक बंदा रूल कर रहा हो तो उसकी परवर्टेड फॉर्म, मतलब वहाँ पर जो है वो करप्शन हो, ये सारी चीज़ें हो, तो वो फिर मोनार्की की बजाय टायरनी में तब्दील हो जाती है। देन है रूल बाय फ्यू, कहीं पे एरिस्टोक्रेसी होती है, जहाँ पर रूल बाय फ्यू हो, जहाँ पे चंद लोग जो हैं वो काम कर रहे हों, चंद लोग जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हों, तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो क्या था जी, उसने 158 स्टेट्स को एनालाइज किया, कहीं पे वन थे, कहीं पे फ्यू थे और कहीं पे मैनी थे। तो जहाँ पर फ्यू थे वहाँ पर जो है एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी जो है वो एक अच्छी फॉर्म है रूल बाय फ्यू की। लेकिन अगर रूल बाय फ्यू अगर वो ख़राब हो जाए, वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी है वो करप्शन में पड़ जाए, ये सारी कुछ हो जाए, तो वो जो एरिस्टोक्रेसी है वो ओलिगार्की में तब्दील हो जाती है। पाकिस्तान की एग्जांपल है भाई, पाकिस्तान में आपको पता है कि एरिस्टोक्रेसी है, अशराफिया है, जो कि पूरे मुल्क को संभाले हुए है। लेकिन क्या है, उसकी हमारे पास परवर्टेड फॉर्म है। तो ओलिगार्की में हमारी जो अरिस्टोक्रेसी है वो बिगड़ गई है और वो ओलिगार्की में चेंज हो गई है। चंद लोग हैं, चंद हुक्मरान हैं, चंद ख़ानदान हैं जो कि पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं और करप्शन से भाई मतलब हर चीज़ जो है उन्होंने बिगाड़ के रख दी है। और जो उसने तीसरी क्लासिफाई की वो है मैनी, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो हुक्मरानी कर रही होती हैं, तो उसकी जो एक अच्छी फॉर्म होती है गवर्नेंस की उसको हम पॉलिटी कहते हैं। लेकिन उसकी जो बिगड़ी हुई फॉर्म होती है वो उसको डेमोक्रेसी कहता है। हमारे यहाँ तो आजकल डेमोक्रेसी को अच्छा समझा जाता है, लेकिन एरिस्टोटल की हम बात कर रहे हैं 2-2.5 हज़ार साल पहले की, तो उसके मुताबिक जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो हुक्मरानी करते हैं, तो वो जो हुक्मरानी करते हैं अगर उसकी अच्छी फॉर्म होगी, नॉर्मल फॉर्म होगी, तो उसको हम पॉलिटी कहेंगे। और अगर वो फॉर्म जो है वो बिगड़ जाएगी, वहाँ पे करप्शन होगी, वहाँ पे और सारे जो लॉलेसनेस होगी, तो उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। और उस टाइम पे तो ये डेमोक्रेसी जो है वो आई थिंक के बुरी ही समझी गई थी, क्योंकि जो एथेंस था वहाँ पे सोक्रेटिस को जहर दिया गया, तो तमाम लोगों का यही फैसला था कि सोक्रेटिस को जहर दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, तमाम लोगों की राय जो है वो ली जाती है। तो इस वजह से उन्होंने जो डेमोक्रेसी है उसको परवर्टेड फॉर्म में रखा है। तो आई थिंक मुझे एक दफ़ा दोबारा इसको एलेबरेट करने की ज़रूरत है कि उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई किया। ठीक है, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को उसने एनालाइज किया और उसने देखा कि तीन किस्म के रूल्स जो हैं, तीन किस्म के हुक्मरान जो हैं वो ग्रीक में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है जहाँ पर एक हुक्मरान है, तो वहाँ पे जो है मोनार्की है। लेकिन अगर मोनार्की जो है वो बिगड़ी हुई फॉर्म में है तो वो टायरनी होगी। कहीं पे कुछ अच्छे लोग हैं, चंद लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, गवर्नेंस को संभाले हुए हैं, तो वो एरिस्टोक्रेसी थी। लेकिन कहीं पे वही एरिस्टोक्रेसी जो है वो बिगड़ी हुई फॉर्म में थी, वहाँ पे करप्शन थी, लॉलेसनेस थी, वहाँ पे अनार्की थी, तो उसको उसने ओलिगार्की का नाम दिया। और जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रूल कर रहे थे और उसकी एक अच्छी फॉर्म थी, तो उसको वो पॉलिटी कहता है। लेकिन अगर वही जो पॉलिटी है अगर वो बिगड़ी हुई परवर्टेड फॉर्म में है तो उसको वो डेमोक्रेसी का नाम देता है।
तो हमने देखा कि वो अपने बेस्ट आइडियल जो स्टेट है उस पे कैसे पहुंचता है, हमें किस तरह उसके बारे में पता चलता है। तो उसने क्या किया, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया और फिर उसने बताया कि 158 में 3 किस्म की जो रूलरशिप है वो चल रही है। अब वो जो 3 किस्म की रूलरशिप है वो फिर 6 फॉर्म्स में डिवाइड थी। तो हम देखते हैं कि वो उसने बता तो दिया कि एरिस्टोक्रेसी है तो ओलिगार्की है, मोनार्की है तो टायरनी है, पॉलिटी है तो डेमोक्रेसी है। ये तो 6 किस्म की हैं, जो बेस्ट है वो कौन सी है। तो उसने रूल ऑफ वन को कहा जिसमें मोनार्की और टायरनी आ गई। तो रूल ऑफ वन में मोनार्की जो है वो एक बंदा होता है जो लीड कर रहा होता है, लेकिन अगर उसकी परवर्टेड फॉर्म हो तो वो टायरनी बन जाती है, रूल ऑफ फ्यू। इसी तरह अरिस्टोक्रेसी है, अशराफिया है, जो कि पूरे मुल्क के या सिटी स्टेट के जो वसाइल हैं उन पे काबिज़ होती है। तो लेकिन अगर वो लोग जो हैं वो सही से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट ना कर सकें तो वो फिर ओलिगार्की में क्या कहते हैं ट्रांसफ़र हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो रूल ऑफ मैनी है उसकी जो अच्छी फॉर्म है वो है पॉलिटी और उसकी जो परवर्टेड फॉर्म है वो है डेमोक्रेसी। तो इन 6 में से जो एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि जो पॉलिटी है वो सबसे बेहतरीन है और वो प्रैक्टिकेबल है। जब वो होगी, जब पॉलिटी होगी तो तभी जो है वो इंसान जो है वो एक हैप्पी लाइफ, वर्चुअस लाइफ और जो मटेरियल नीड्स हैं वो पूरी कर सकेगा। अब वो पॉलिटी को जस्टिफाई कैसे करता है कि ये एक अच्छा है या प्रैक्टिकेबल है। जो एरिस्टोटल है वो ये बताता है कि जो पॉलिटी है इन तमाम 6 में से वो सबसे बेहतरीन है। तो उसकी जस्टिफिकेशन वो क्या देता है कि क्यों जो पॉलिटी है वो एक प्रैक्टिकेबल है। तो ही सेड he believed that every political system has two extreme, one is rich and other is poor। तो वो ये कहता है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में 2 एक्सट्रीम्स जो हैं वो पाई जाती हैं। एक तो जो हैं वो रिच होते हैं और दूसरे जो हैं वो पुअर होते हैं। जो रिच होते हैं ये बहुत कम तादाद में होते हैं और जो पुअर होते हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो इसको जो है मैं अभी आगे अगले जो स्लाइड है उसमें चार्ट के थ्रू और फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वो आपको समझाता हूँ, तब आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो आइडिया होगा कि उसके कहने का क्या मतलब है। और हमने उसमें से जो 2 एक्सट्रीम्स हैं उसमें से गोल्डन मीन जो है वो कैसे पॉइंट आउट करना है। अच्छा जी, वो ये कहता है कि एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ 2 एक्सट्रीम्स, वन रिच एंड सेकंड इज़ पुअर। तो आपके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर रिच की क्लासिफिकेशन है और जो पुअर हैं, और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर पुअर की क्लासिफिकेशन है। तो रिच क्या हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है। ये ओलिगार्क्स होते हैं, इनमें कंटेम्प्ट होती है, हसद होती है और ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो पुअर होते हैं। पुअर क्या होते हैं, उनके पास बहुत कम वेल्थ होती है और जहाँ पर पुअर लोग जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हों तो उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो जब पुअर लोग जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हों या बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हुक्मरानी कर रहे हों तो उनके उनके अंदर ना एक हसद होती है रिच लोगों के लिए। ठीक है, एनवी फॉर रिच। और ये क्या करते हैं, ये फिर रिच को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों के दरमियान बनता जा रहा है। रिच जो है उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है। वो जब उनका रूल होता है, रिच का रूल होता है तो वो पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं। और जब पुअर्स का रूल होता है जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वो लोग रिच को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब ये दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं, रिच और पुअर एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब दोनों क्लासेस जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट आती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट हो रहा होता है। आजकल पाकिस्तान की सिचुएशन है, यही वो चीज़ जो है वो बनती जा रही है कि हमें जो है वो बिल्कुल एक सोसाइटी में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता जो है अगले चंद मतलब महीनों में वो बढ़ता हुआ जा सकता है। जिस तरह लोग जो हैं वो जो पुअर लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं रिच लोगों को और रिच लोग जो हैं वो फिर भी एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं पुअर को। तो ये दोनों सिचुएशन जब होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर क्या होती है, दोनों क्लासें जो हैं वो लड़ने पे आ जाती हैं, दोनों क्लासें जो हैं वो लड़ती हैं। तो जब दोनों क्लासें जो हैं वो लड़ती हैं तो जो वो स्टेट होती है
या वो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहाँ की जो सिचुएशन है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो हमने क्या करना है, हमने एक मिडल ग्राउंड देखना है जहाँ पे ना तो रिच पुअर्स को एक्सप्लॉइट कर सकें, ना तो पुअर्स जो हैं वो रिच को एक्सप्लॉइट कर सकें। और यही चीज़ जो है वो हमें आजकल जो है वो नज़र आती है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में, जो है वो हमें एक मिडल पोजीशन जो है वो देखने को मिलती भी है। इसकी हम आगे डिटेल से जो है वो डिस्कस करते हैं। बाकी जो है हम अपने लेक्चर को कैरी ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। मतलब जो रिच हैं वो पुअर के अगेंस्ट है और पुअर जो हैं वो रिच के अगेंस्ट है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हमने कैसे ख़त्म करना है, एक मिडिल पोजीशन पे कैसे आना है, क्योंकि दोनों क्लासेस जो हैं वो जब लड़ेंगी तो सिचुएशन अनस्टेबल होगी, और अनस्टेबल होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होगा। तो फिर जो है इंसान किस तरह राइट इन्वायरमेंट जो है वो हासिल कर सकता है, और जब राइट इन्वायरमेंट ही हासिल नहीं कर सकेगा तो वो किस तरह हैप्पी लाइफ, वर्चुअस लाइफ और मटेरियल नीड्स को जो है वो पूरा कर सकता है। According to Aristotle, such conflict can be avoided by avoiding the demerits of both classes. The state must be based on such principle that can safeguard each other's interest. Hence, the middle class would be a virtuous class. तो जी एरिस्टोटल के मुताबिक हमें जो है वो हर क्लास को देखना है, जो पुअर क्लास है और जो रिच क्लास है हमने उनके डीमेरिट्स को देखना है, और वो जो डीमेरिट्स हमारे सामने आएंगे हमने फिर उनको ख़त्म करना है, उनको अवॉइड करना है। और ये किस तरह जो है वो ख़त्म होंगे, जब जो लोग हैं वो एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करेंगे, तभी हम जो है वो एक मिडिल क्लास की तरफ जो है वो आएंगे। और वो फिर जो मिडिल क्लास बन के आएगी वो वर्चुअस क्लास होगी। क्योंकि देखिए अगर गरीब अमीर की नहीं सोचेगा तो अमीर गरीब की नहीं सोचेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन अगर गरीब अमीर की भी सोचेगा और गरीब जो है वो अमीर की भी सोचेगा तो हमें एक मिडिल वे नज़र आएगा, एक जो है वो गोल्डन मीन हमें नज़र आएगा। तो वो जो गोल्डन मीन होगा जहाँ पर गरीब अमीर की भी सोचेगा और अमीर जो है वो गरीब की भी सोचेगा, तो वो जो हमारे पास एक शक्ल होगी वो वर्चुअस क्लास की शक्ल होगी। और उसका क्या मानना था कि रूल जो है वो कौन कर सकते हैं, जो कि वर्चुअस लोग होंगे वही जो है वो रूल करेंगे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अपने कंक्लूजन पे आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह उसने 6 जो फॉर्म्स हैं उनको डिस्क्राइब किया, और उसमें से उसने एक को डिस्क्राइब किया और एक के बारे में वो किस तरह कह रहा है, और फिर जो 2 क्लासें हैं वो किस तरह बनती हैं और उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उनके दरमियान में जब हम कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हैं तो किस तरह जो है एक वर्चुअस क्लास का जन्म होता है। और जो हमेशा वो गोल्डन मीन की बात करता रहा है तो वो किस तरह जनरेट होता है। तो वो जो मिडिल क्लास होगी उसमें ना तो किसी के लिए कंटेम्प्ट होगी, ना एनवी होगी, और वो एक मिडिल क्लास होगी जो कि एक गोल्डन मीन जो है वो बन के हमारे सामने आती है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। हमने पहले लेक्चर में देखा था कि अरिस्टोटल ने गोल्डन मीन के बारे में कहा था, जिस तरह प्लेटो का अपना एक जस्टिस का सिस्टम था कि स्टेट जो है वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है, उसमें जो लोग हैं वो तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं या वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं जब वहाँ पे जस्टिस का सिस्टम होगा। और एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट में इंसान तभी खुश रह सकेगा, अपने जो हैप्पी लाइफ है, वर्चुअस लाइफ है और मटेरियल नीड्स हैं उनको तभी वो फुलफिल कर सकेगा जब वो एक गोल्डन मीन की तरफ आएगा। और वो जो गोल्डन मीन क्या है, वो गोल्डन मीन वही है जो कि हमने डिस्कस किया है कि उसने 158 सिटी स्टेट्स को विजिट किया, वहाँ से 6 पॉलिटिकल सिस्टम्स निकाले, उन 6 पॉलिटिकल सिस्टम में से उसने एक पॉलिटिकल सिस्टम को कहा जो पॉलिटी है। फिर उसने कहा कि जब इस तरह की कोई इस्टेब्लिशमेंट होती है, कहीं पे भी कोई सोसाइटी होती है, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों राइज होता है, जब अमीर जो है गरीब के लिए वर्क नहीं करता और जो गरीब है वो अमीर के लिए वर्क नहीं करता, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर सिचुएशन अनस्टेबल होती है। तो हमें क्या करना है, हमें एक मिडिल क्लास
ढूंढनी है, मिडल वे जो है हमने वो तलाश करना है, और वो जो मिडल वे है वो क्या होना चाहिए, वो ही जो है वो एक गोल्डन मीन है जहाँ पे गरीब जो हैं अमीर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें, और जो गरीब हैं वो अमीर के इंटरेस्ट को जो है वो सेफ गार्ड करें, जहाँ पे ना कोई एक दूसरे के लिए कंटेम्प्ट होगी ना एनवी होगी। तो आई होप कि आपको जो प्लेटो के बाद अरिस्टोटल की भी जो फ़िलॉसफी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं, तो मैं आपके जो जो भी क्वेरीज़ हैं उनको जो है वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो एरिस्टोटल है इसकी भी जो फ़िलॉसफी है वो हर 2-3 साल बाद जो है वो क्या कहते हैं रिपीट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप जो हैं वो जुड हरमन की बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर मैं कुछ भूल गया हूँ या आपको समझ में ना आई हो तो आप उस बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं, या और कोई दूसरे वीडियो लेक्चर जो हैं उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने जो है वो अपना जो टॉपिक है उसको ख़त्म कर दिया, कंक्लूड कर दिया। हमने पहले में देखा था गोल्डन मीन है, और उस गोल्डन मीन को किस तरह अचीव करना है, तो हमने थर्ड लेक्चर में जाके उस गोल्डन मीन को जो है वो अचीव किया है। अब जो है हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस पे आते हैं। कुछ पॉइंट जो है हमने छोड़ दिए थे, जिसको हमने कहा था कि हम क्रिटिकल एनालिसिस में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्रिटिकल एनालिसिस के सेक्शन को। अच्छा जी, ही इज़ द फर्स्ट वन टू गिव साइंटिफिक मेथड। ज़ाहिर बात है इसने ऑब्ज़र्व किए थे। साइंटिफिक मेथड भी यही है, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं और फिर कंक्लूजन पे आते हैं। तो इसने क्या किया, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है वो ऑब्ज़र्व किया, और फिर जो है वो एक गोल्डन मीन की तरफ अपने आप को लेके आया। देन मोर प्रैक्टिस नॉट स्पेक्यूलेटिव। तो इसकी जो थ्योरी है, मतलब जो इसका क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम ये बताता है, जो 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं ये स्टिल अभी जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। टायरनी भी चल रही है, ओलिगार्की भी चल रही है, मोनार्की भी है, कहीं 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 पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे पॉलिटी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही हैं। तो ये स्पेकुलेटिव नहीं है, ये जो उसने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताई हैं ये स्टिल प्रैक्टिस एबल हैं, प्रैक्टिकल हैं। स्टेट इज़ द हाईएस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ट्रू दैट कि स्टेट जो है वो हाईएस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग जो हैं वो स्टेट से बढ़कर नहीं हैं। आजकल आपको पता है स्टेट जो है वो एक हाईएस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सपोर्ट फॉर स्लेवरी, तो सबसे बुरी बात है कि इसने स्लेवरी को जो है वो सपोर्ट किया, बट वो उसका रीज़न भी बताता है, क्योंकि जो सोसाइटी थी एथेंस की वो एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो जिस वजह से स्लेवरी जो है वो इम्पोर्टेंट थी। बट वो साथ साथ ये भी बताता है कि दो किस्म की स्लेवरी है। स्लेवरी बाय नेचर, उसको तो हम एबॉलिश नहीं कर सकते, और दूसरी है स्लेवरी बाय लॉ, उसको तो है हम एबॉलिश कर सकते हैं, और वो जो स्लेव्स हैं वो सिटीजन्स का पार्ट बन सकते हैं, स्टेट का जो पार्ट है वो बन सकते हैं। देन ही वॉज एंटी वुमेन, क्योंकि इसने कहा कि जो वुमेन्स हैं वो स्टेट का जो पार्ट है या वो सिटीजन्स जो हैं वो नहीं बन सकती। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आ गई होंगी, और इसकी अगर हम स्टिल प्रैक्टिस देखें इसकी थ्योरी को तो वाकई में ये प्रैक्टिकेबल है। सऊदीया में मोनार्की है, और अगर टायरनी देखें तो हमें कहाँ पे टायरनी नज़र आती है, वो ईरान में आई थिंक टायरनी नज़र आ जाती है हमें। बहुत सारे और भी जगह हैं जहाँ पे रूल बाय वन है, उसकी अच्छी फॉर्म मोनार्की है, बट जो उसकी परवर्टेड फॉर्म है वो भी है। इसी तरह रूल बाय अगर फ्यू में देखें तो एरिस्टोक्रेसी है, रशिया है वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है, बट जो उसकी परवर्टेड फॉर्म है ओलिगार्की वो पाकिस्तान में चल रही है। इसी तरह हम देखें अगर रूल बाय मैनी को, तो पॉलिटी है, पॉलिटी जो है वो कहाँ पे हो रही है, वो हमें नॉर्डिक कंट्रीज़ में नज़र आती है, जहाँ पे अमीर गरीब के इंटरेस्ट के लिए और गरीब जो है वो अमीर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है। तो उसकी परवर्टेड फॉर्म डेमोक्रेसी है वो हमें कहाँ पे नज़र आती है, वो हमें नज़र आती है इंडिया में नज़र आती है, और पाकिस्तान में जो है उसकी परवर्टेड फॉर्म जो है वो हमें नज़र आती है। तो आई होप आपको इसकी फ़िलॉसफी समझ में आई होगी। उसका जो गोल्डन मीन है वो अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, वो किस तरह गोल्डन मीन पर पहुंचता है। तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी वही जाता है। और फिर लास्ट में अगर आपको कोई चीज़ जो है वो मुश्किल लगती है या नहीं समझ में आती, तो आप जो है वो मुझसे
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैकियावेली को डिस्कस करेंगे, फिर होब्स लॉक को जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो भी डिस्कस करते चले जाएंगे।